दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर का ऑल टाइम हाई पे जाना किसी एक न्यूज़ का रिजल्ट नहीं होता। ये मार्केट का एक्सीडेंट भी नहीं है। जब गोल्ड और सिल्वर रिकॉर्ड लेवल्स पे पहुंचते हैं तो यूजुअली इसका मतलब होता है कि सिस्टम के अंदर कुछ चीज़ें एक साथ शिफ्ट हो रही है। और आज जो हम देख रहे हैं वो एग्जैक्टली वही सिचुएशन है। इस वीडियो में हम हाइप की बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये समझेंगे कि गोल्ड और सिल्वर ऊपर क्यों गए और इसका आगे क्या मतलब हो सकता है। सबसे पहला और सबसे बेसिक रीज़न जो लोग मिस कर देते हैं वो है करेंसी का धीरे धीरे वीक होना। चाहे डॉलर हो, यूरो हो, येन हो या फिर रुपी, लगभग हर मेजर करेंसी पिछले कुछ सालों में अपनी परचेजिंग पावर लूज कर चुकी है। इसका रीज़न सिंपल है। सिस्टम में पैसा बहुत ज़्यादा प्रिंट हुआ, गवर्नमेंट डेब्ट बहुत ऊपर चला गया और इन्फ्लेशन ने रियल वैल्यू को क्वाइटली खा लिया। जब पेपर मनी वीक होता है तो हार्ड एसेट्स ऑटोमेटिकली स्ट्रांग दिखते हैं। इसीलिए एक बात क्लियरली समझ लो, गोल्ड ऊपर नहीं जाता, करेंसीज नीचे आती है। गोल्ड और सिल्वर सिस्टम के बाहर रहते हैं। इसी वजह से जब ट्रस्ट हिलता है तो लोग उनकी तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ एक और पावरफुल फोर्स काम करती है, सेंट्रल बैंक्स। पिछले कुछ सालों में वर्ल्ड के कई सेंट्रल बैंक्स ने रिकॉर्ड क्वांटिटीज में गोल्ड खरीदा है। इसका रीजन स्पेक्यूलेशन नहीं है, इसका रीजन प्रोटेक्शन है। डॉलर पे डिपेंडेंस कम करना, फ्यूचर सैंक्शंस का रिस्क हेज करना और अपने रिजर्व्स को पॉलिटिकल और डेब्ट क्राइसिस से बचाना। ये टाइप की बाइंग शॉर्ट टर्म नहीं होती, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल डिमांड होती है। और जब डिमांड ऐसी होती है तो प्राइसेस सिर्फ स्पाइक नहीं करते, वो सस्टेन भी करते हैं। अब तीसरा रीजन आता है जो सबको विजिबल तो होता है लेकिन लोग उसकी डेप्थ को समझते ही नहीं। वर्ल्ड आज स्टेबल फेज में नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट्स, वॉर्स, सैंक्शंस और ग्लोबल अलायंसेस का रीशफलिंग, ये सब एक साथ चल रहा है। जब अनसर्टेनिटी बढ़ती है, इंस्टीट्यूशंस रिस्क से भागते नहीं, वो रिस्क को रीबैलेंस करते हैं। और पहला स्टॉप होता है सेफ हेवन एसेट्स, गोल्ड और सिल्वर। रिटेल इन्वेस्टर्स हमेशा लेट आते हैं और जो हम अभी देख रहे हैं वो रिटेल पार्टिसिपेशन का फेज है। अब यहाँ एक मैक्रो फैक्टर और जुड़ता है, इंटरेस्ट रेट्स। मार्केट्स को लग रहा है कि ग्रोथ स्लो हो सकती है और रेट कट साइकिल शुरू हो सकती है। जब रेट्स नीचे जाते हैं तो बॉन्ड्स का अट्रैक्शन कम होता है और गोल्ड जैसे एसेट्स जो इंटरेस्ट नहीं देते रिलेटिवली स्ट्रांग लगने लगते हैं। हिस्ट्री देखो तो गोल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट रैलीज अक्सर इसी फेज में आए हैं। इसीलिए ये मूव सिर्फ फियर ड्रिवन नहीं है, ये मैक्रो साइकिल ड्रिवन है। और सिल्वर की बात करें तो सिल्वर को समझना थोड़ा अलग है। सिल्वर सिर्फ स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं है, वो रियल इकोनॉमी का एक्टिव पार्ट है। सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल टेक्नोलॉजी, हर जगह सिल्वर यूज हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि माइनिंग सप्लाई उतनी फास्ट नहीं बढ़ रही और डिमांड कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। इसी इम्बैलेंस की वजह से सिल्वर अक्सर गोल्ड से ज़्यादा शार्प मूव्स करता है, स्पेशली बुल साइकिल के लेटर स्टेजेस में। इंडिया में गोल्ड और सिल्वर और ज़्यादा एक्सपेंसिव लगते हैं। इसका रीज़न सिर्फ ग्लोबल प्राइस नहीं होता, रुपी की स्ट्रेंथ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। जब रुपी वीक होता है तो इम्पोर्टेड एसेट्स ऑटोमेटिकली महंगे दिखते हैं। उसके ऊपर ड्यूटीज, जीएसटी और स्ट्रॉन्ग कल्चरल डिमांड प्राइसेस को और एम्पलीफाई कर देती है। इसीलिए ग्लोबल ऑल टाइम हाइस इंडिया में और ज़्यादा ड्रामेटिक लगते हैं। गोल्ड के करंट लेवल्स इसीलिए शॉकिंग लगते हैं क्योंकि हम ओल्ड मनी टर्म्स में सोचते हैं। सच ये है कि आज के 1 लाख रुपए जैसे नहीं रहे जो 10 साल पहले थे। इन्फ्लेशन ने क्वाइटली रियल वैल्यू इरोड कर दी है। गोल्ड बस उस इरोजन को एक्सपोज कर रहा है। और आगे का पाथ स्मूथ नहीं होगा क्योंकि वॉलेटिलिटी बढ़ेगी और पुलबैक्स भी आएंगे। लेकिन जब तक डेट बढ़ता रहेगा, करेंसीज वीक होती रहेगी और जियोपॉलिटिकल रिस्क एग्जिस्ट करेगा, तब तक लॉन्ग टर्म ट्रेंड इंटैक्ट रहेगा और डायरेक्शन क्लियर है, मगर जर्नी नॉइजी होगी।
और जाते जाते मेरी एक लाइन याद रखना, गोल्ड और सिल्वर वेल्थ क्रिएट नहीं करते, वो वेल्थ प्रिजर्व करते हैं जब सिस्टम्स क्रैक करते हैं। और जो इन्वेस्टर ये समझ लेता है वो नॉइज में रिएक्ट नहीं करता, वो साइकिल्स में पोजीशन लेता है। वेलॉक्स वेल्थ पे हम हाइप नहीं बेचते, हम क्लैरिटी बिल्ड करते हैं।